3 साल पहले धरती का संतुलन अचानक उस वक्त टूट गया जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी चेतावनी के विशालकाय सिंकहोल्स खुलने लगे और उन अंधेरे रहस्यमय गड्ढों से ऐसे जीव बाहर निकले जिन्हें इंसान ने पहले कभी देखा तक नहीं था। इंसानों ने इन्हें रीपर नाम दिया। रीपर इतने घातक और खतरनाक थे कि इंसानों के बनाए किसी भी हथियार से इन्हें रोका नहीं जा सकता था। सेना के टैंक, हवाई हमले, मिसाइलें, कुछ भी इन पर असर नहीं करता था और देखते ही देखते दुनिया के सबसे घने शहर धूल में तब्दील हो गए। सभ्यता की नींव हिल गई और इंसान के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मकसद बन गया। लेकिन इसी बर्बादी के बीच एक उम्मीद तब जगी जब कुछ वैज्ञानिकों और बचे हुए लोगों ने पाया कि ये रीपर्स 8000 फीट से ऊंचे इलाकों में नहीं जा सकते थे। लेकिन इसका कारण किसी को नहीं पता था। यही बात एक नए युग की शुरुआत बनती है जब दुनिया भर से बचे लोग हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकी जैसे ऊंचे पहाड़ों की ओर पलायन करते हैं, जहां वो बर्फीली घाटियों में नए ठिकाने बनाते हैं। छोटी छोटी सुरक्षित कम्युनिटीज बनती हैं जो एक दूसरे से जुड़ती नहीं, मगर हर एक का मकसद होता है बचना, दोबारा जीना और रीपर्स की दुनिया से ऊपर एक नई दुनिया बनाना। ऐसा ही एक ठिकाना अमेरिका के कोलोराडो में 8000 फीट से ऊपर एक लास्ट गल्च रिफ्यूज कैंप होता है, जहां एक लड़का हंटर अपने पिता विल के साथ रहता है। एक दिन हंटर गांव की उस ब्लू लाइन को पार कर जाता है जो रीपर खतरे की सीमा को दिखाती है और वहां वह एक रीपर के हाथों मारे जाने से बाल बाल बचता है। जब वह घर लौटता है तो उसका पिता विल उससे बहुत नाराज होता है और उसे रीपर्स के खतरे के बारे में समझाता है। असल में हंटर को एक फेफड़ों की गंभीर बीमारी है जिससे वो दौड़ नहीं सकता था और उसकी माँ तारा की मौत के बाद अब हंटर की जिंदगी में सिर्फ विल ही बचा था। बाद में विल अपनी पड़ोसी कैटी को बताता है कि हंटर केवल पास की बस्ती को देखना चाहता था क्योंकि यहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। कैटी को हंटर पर दया आती है क्योंकि पूरे गांव में उसका कोई हमउम्र इंसान ही नहीं था जिसे वो अपना दोस्त बना सके और वो अपनी माँ को बहुत याद करता था। दूसरी तरफ पड़ोस में एक औरत नीना रीपर्स को मारने के लिए प्रयोग कर रही होती है। वह अलग अलग धातुओं की गोलियां बनाकर उन्हें रीपर के कवच पर चला रही होती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही होती है। विल उसकी कोशिशों से प्रभावित नहीं होता और अक्सर अपनी पत्नी तारा की यादों में खोया रहता है। विल की पत्नी तारा एक बार नीना के साथ जरूरी केमिकल लेने एक मिशन पर गई थी और वहीं एक रीपर ने उसे मार डाला था। उसी रात हंटर को एक और गंभीर अटैक आता है, लेकिन विल किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे संभाल लेता है। पर अब हंटर की दवाइयों का स्टॉक खत्म होने वाला था। अगले दिन विल एक स्थानीय दुकान से बहुत महंगे दामों में मैक्रोनी खरीदता है क्योंकि आज हंटर का जन्मदिन होता है और उसे ये डिश बहुत पसंद होती है। हंटर विल से पूछता है कि अब वे लोग रेडियो क्यों नहीं चलाते हैं, तो विल बताता है कि बिजली अब बहुत सीमित है और उसका इस्तेमाल सिर्फ हंटर की लाइफ सपोर्ट मशीन के लिए होता है। साथ ही अब उस मशीन के फिल्टर भी खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए अब विल को उन्हें बदलने के लिए शहर जाना ही पड़ेगा जहाँ खतरनाक रीपर पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं। उसी शाम कैटी उसके पास आती है और तारा की पुरानी यादों को साझा करते हुए पूछती है, क्या अब भी शुक्रवार की रातें पहले जैसी लगती हैं? तभी अचानक नीना के आंगन से गोली चलने की आवाज आती है क्योंकि वो फिर से अपना प्रयोग कर रही होती है। अगली सुबह हंटर की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और विल जान जाता है कि अब उसे शहर जाना ही पड़ेगा। वह नीना के पास जाकर बताता है कि वो अगले दिन शहर जा रहा है क्योंकि अब फिल्टर्स नहीं बचे हैं और अस्पताल से उन्हें लाना जरूरी है। नीना उसे मना करती है क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है और रीपर उस पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। तब विल उसे बताता है कि वह एक पुरानी बंद खदान से होकर जाने वाला है जो पहाड़ के आर पार जाती है। नीना याद दिलाती है कि रीपर खुद जमीन के नीचे से आए थे और खदानें उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह हैं। लेकिन विल कहता है कि वो उस खदान को अच्छी तरह जानता है और रास्ता बहुत लंबा नहीं है। वह नीना को समय और स्थान बताता है, लेकिन नीना मना कर देती है। उसके जाते ही नीना उस पुराने पायरेट फ्लैग को देखने लगती है जिसे बनाते समय उसने ये वादा किया था कि जब उसे रीपर को हराने का तरीका मिल जाएगा तब वह उसे पहाड़ की चोटी पर फहराएगी। अगली सुबह विल एक लोकल गनस्मिथ के पास जाता है। गनस्मिथ उसे एक राइफल और कुछ ग्रेनेड देता है। भले ही ये हथियार रीपर्स को मार नहीं सकते, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं। गनस्मिथ अपनी पर्सनल सप्लाई में से उसे कुछ सामान देता है और शुभकामनाएं
देता है। तभी कैटी वहां पहुंच जाती है। वह विल से नाराज होती है कि उसने उसे अपनी योजना के बारे में क्यों नहीं बताया। विल उसे साथ चलने से मना करता है, लेकिन कैटी भी अपने लिए हथियार ले लेती है और कहती है कि वह भी जाएगी। जब वे नीना के पास पहुंचते हैं तो वह उन दोनों से नाराज हो जाती है, क्योंकि कैटी ने आज तक किसी रीपर को देखा तक नहीं था। ऐसे में उसका जाना आत्महत्या करने जैसा था। नीना मानती है कि अगर वे गए तो वे सब मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वह उनका प्लान सुनती है कि जब वे एस की स्लोप तक पहुंचेंगे तो वहां से केबल लिफ्ट लेकर खदान के मुहाने तक जाएंगे, जहां से उन्हें खदान में नीचे उतरना होगा। टीम रवाना होती है। रास्ते में नीना बताती है कि वह अपनी लैब तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि वहां उसने एक जरूरी केमिकल रखा हुआ है जिसकी उसे अपने प्रयोगों के लिए बहुत जरूरत है। नीना साथ में 2 खास डिवाइस भी लेकर आई होती है, एक कंपास जो उन्हें सही दिशा में रखेगा और दूसरा एक सेंसर जो रीपर्स की हाई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उनकी मौजूदगी का पता लगा सकेगा, क्योंकि उनकी तरंगे धरती के किसी भी जीव से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। जल्द ही ग्रुप एक फायर रोड तक पहुंचता है जो एस की स्लोप से सिर्फ 1 मील दूर है, लेकिन यही वो लाइन है जिसके पार जाना अब मौत को न्योता देने जैसा है, क्योंकि ये सेफ जोन की आखिरी हद है। इसके बाद वे अपने हथियार संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ तबाह हो चुकी गाड़ियां मिलती हैं, जिनसे वे जरूरी सामान और हथियार जुटाते हैं। यहीं कैटी को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, जिसे वह अपने पुराने हथियार से बदल लेती है। वहीं नीना को एक रीपर की बॉडी का टुकड़ा मिलता है, जिसे एग्जामिन करने के लिए वह उठा लेती है। जैसे ही वह उसे उठाती है, कैटी और नीना के बीच बहस छिड़ जाती है। कैटी तारा की मौत का इल्जाम नीना पर लगाती है, वहीं नीना उसे एक नौसिखिया और बोझ समझती है, जिससे माहौल गर्मा जाता है और विल को बीच में आकर उन दोनों को शांत करना पड़ता है। इसके बाद वे सभी आगे स्की एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जंगलों से एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है और सभी हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें सामने जंगली घोड़े दिखाई देते हैं जो अब पहाड़ों में आजादी से घूम रहे हैं। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि रीपर सिर्फ इंसानों को मारते हैं। थोड़ी देर बाद वे एस्की रिजॉर्ट पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें लगने लगता है कि अब शायद इस मिशन से वो जिंदा वापस जा सकते हैं, लेकिन नीना अपनी डिवाइस से पता करके उन्हें चेतावनी देती है कि चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि वहां एक रीपर पहले से मौजूद है। विल और नीना जल्दबाजी में बैकअप जनरेटर की तरफ भागते हैं ताकि लिफ्ट चालू की जा सके, जबकि कैटी ग्रेनेड लॉन्चर लेकर बाहर खड़ी हो जाती है और उस दरिंदे के सामने आने का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक एक रीपर पेड़ों के बीच से निकलता है। कैटी उस पर फायर कर देती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और वह तेज रफ्तार जानवर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। उसी वक्त विल लिफ्ट चालू कर देता है और नीना उसके साथ गंडोला में कूद जाती है। गंडोला ऊपर चोटी की तरफ बढ़ने लगता है। विल रीपर पर फायर करता है, जिससे कैटी को लिफ्ट टॉवर तक पहुंचने का मौका मिलता है और वह जान बचाकर लटकती हुई सीट तक पहुंच जाती है। लेकिन रीपर इतनी आसानी से हार नहीं मानता और वह अपनी टेंटिकल से केबल को तोड़ देता है, जिससे पूरी लिफ्ट जमीन पर गिर पड़ती है। किसी तरह पूरा ग्रुप फिर से जमीन पर दौड़ते हुए सेफ जोन की सीमा में पहुंच जाता है और उस रीपर से बच जाता है। रात को वे एक पुराने गार्ड हाउस में आराम करते हैं, जहां कैटी अपने डर को पहली बार जाहिर करती है और मानती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उनका दुश्मन इतना घातक होगा। वह अब इन्हें परफेक्ट प्रेडेटर मानती है। नीना अपनी राय बताती है कि रीपर ना तो इंसानों को खाते हैं और ना ही दूसरे जानवरों को मारते हैं। वे सिर्फ इंसानों को मारते हैं और कभी थकते भी नहीं। इससे उसे शक होता है कि वे जैविक प्राणी नहीं हैं, शायद उन्हें किसी ने बनाया है। रात को जब सब सो जाते हैं तो विल अपनी पत्नी तारा से हुई आखिरी बहस को याद करता है, जब तारा ने उसे नीना पर भरोसा करने को कहा था, क्योंकि वही दुनिया को बचा सकती थी। लेकिन विल इस सोच से नाराज था, क्योंकि तारा का एक बेटा था और उसे अपनी जान जोखिम में डालनी नहीं चाहिए थी, जबकि नीना के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन तारा ने कहा था कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो हंटर की मशीन के फिल्टर्स भी एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर वह वैसे ही मर जाएगा। अगले दिन ग्रुप एक पुरानी माइन तक पहुंचता है, जिसे विल बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वह वहां माइनर रह चुका था। लेकिन उसकी निचली सुरंगें सेफ जोन के नीचे थीं और वहां जाना बेहद खतरनाक था। और सबसे बड़ा खतरा यह था कि वहां रीपर की मौजूदगी का कोई पता भी नहीं चल सकता था, क्योंकि नीना का ट्रैकर अंडरग्राउंड में काम नहीं करता था और इंसानी
सांसों में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को रीपर बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। नीना विल पर अपना गुस्सा निकालती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले वही माइन में उतरती है। अंदर उन्हें रास्ता बंद मिलता है जिसे किसी ने मेटल वेल्डिंग से सील कर दिया था। अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था और वो था एक और लेवल नीचे उतरना, और वो इलाका पूरी तरह से सेफ जोन के बाहर था। लेकिन अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। विल सबको सावधानी से सीढ़ी उतरने को कहता है ताकि सांसें ज्यादा तेज न हों। वे एक जगह रुकते हैं और कैटी बताती है कि इन्वेजन की शुरुआत में उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया था। उसने उसे फ्राइंग पैन से मारा और उसकी गाड़ी लेकर भाग निकली, जिससे उसकी जान बच गई। अब वे वहां से निकलकर अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं एक रीपर उनके सामने आ जाता है। सब लोग भागते हैं। विल उस पर फायर करता है लेकिन गोलियां बेअसर रहती हैं। वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उनके बेहद करीब पहुंच जाता है और उन्हें एक डेड एंड तक धकेल देता है। अब विल सबको अपनी टॉर्च बंद करने और सांस रोकने के लिए कहता है। रीपर की टेंटेकल आसपास हवा में उनको खोजती है और उनके बेहद करीब तक पहुंच जाती है। तभी विल एक फ्लेयर जलाकर रीपर को चौंका देता है और ग्रुप एक आधे गिरे हुए टनल की तरफ भागने लगता है। वे जैसे तैसे अंदर घुसते हैं, लेकिन तभी कैटी गलत मोड़ ले लेती है और रीपर की टेंटिकल उसे जकड़ लेती है। विल बेबस उसकी चीखें सुनता है और रीपर कैटी को घसीटकर नीचे खींच ले जाता है। नीना एक सीढ़ी देखती है और फिर वे दोनों ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। दोनों जैसे तैसे रीपर से बचते हुए बाहर निकलकर सेफ जोन की सरहद पर वापस आ जाते हैं। उनके पास कैटी की मौत का दुख मनाने का भी समय नहीं होता और वे बस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रात होते होते वे एक सुनसान और उजाड़ घर में पहुंच जाते हैं, जिसमें वे रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। वहीं वे मैक एंड चीज पकाते हैं, जो हंटर का पसंदीदा खाना है, और विल चुपचाप सोचता है कि उसके बेटे को ये खाना कितना अच्छा लगता था। खाना खाते हुए उसे जिज्ञासा होती है और वह नीना से उसके पुराने लैब के बारे में पूछता है। नीना बताती है कि शायद उसके लैब में कोई ऐसा केमिकल हो जिससे बनाई गई बुलेट्स रीपर्स पर असर कर सकती हैं, क्योंकि उसका मानना है कि रीपर्स की त्वचा पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और सही तरह की बुलेट उन्हें अंदर से फाड़ सकती है। लेकिन विल को ये विचार किसी जादुई बुलेट की कहानी जैसा लगता है और वह इस पर ज्यादा यकीन नहीं करता। अगली सुबह वे जल्दी निकलते हैं और ट्रक में बैठकर एक ऐसे शहर से गुजरते हैं जो अब जंगली जानवरों से भरा हुआ है। वे तेजी से उस शहर को पार करते हैं ताकि सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचकर जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंच सकें। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन नीना का डिटेक्शन डिवाइस उन्हें कोई खतरा नहीं दिखाता। वे धीरे धीरे ऊपर की मंजिल तक पहुंचते हैं और जरूरी फिल्टर्स खोज लेते हैं, लेकिन जब वे उन्हें लेकर वापस लौटते हैं तभी एक रीपर दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और अपने बड़े पंजों से हमला करने लगता है। वे दोनों डर के मारे इधर उधर भागते हैं, मलबे और टूटे फर्नीचर से टकराते हैं और आखिर में रीपर की पूंछ दीवार के पार निकलकर विल को जकड़ लेती है। लेकिन नीना तेजी से एक फायर एक्स उठाती है और लगातार उस पूंछ पर वार करती है जब तक कि विल छूट नहीं जाता। फिर वह एक गैस कैनिस्टर को खोल देती है, जिससे पूरा गलियारा धुएं से भर जाता है और रीपर उन्हें नहीं देख पाता। इस बीच विल को एक आइडिया आता है और जैसे ही रीपर पास आता है वह ऑक्सीजन टैंकों पर गोली चलाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और रीपर खिड़की से बाहर जा गिरता है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि रीपर मरा है या बस बेहोश है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि अब और देरी नहीं की जा सकती थी। विल वापस बस्ती लौटना चाहता था, लेकिन नीना उसे मना लेती है कि वह उसके साथ लैब चले ताकि वह स्पेशल बुलेट्स पर काम पूरा कर सके। वे तुरंत ट्रक लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पीछे गिरा हुआ रीपर धीरे धीरे होश में आ रहा है। थोड़ी देर में वे लैब पहुंचते हैं और नीना तुरंत केमिकल्स को मिलाकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है, जबकि विल बाहर निगरानी करता है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी एक फैमिली फ्रेम में लगी तस्वीर पर पड़ती है। वह नीना से इसके बारे में पूछता है तो नीना भावुक हो जाती है और बताती है कि जब दुनिया खत्म हो रही थी तब वह अपने बेटे के सॉकर गेम में नहीं जा सकी क्योंकि उसने काम को प्राथमिकता दी थी, और ये बात उसे आज भी दुख देती है। वह कांपती आवाज में ये भी कबूल करती है कि जिस मिशन में वह शामिल थी उसी में विल की पत्नी की मौत हो गई, लेकिन विल उसे शांत करता है और कहता है कि वो हादसे किसी के हाथ में नहीं थे। फिर नीना आखिरकार एक बुलेट बनाकर उसे रीपर की त्वचा के टुकड़े पर टेस्ट करती है, लेकिन वह फेल हो जाती है। वह टूट जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती है और विल से कहती है कि वह अपने बेटे के पास लौट जाए, जबकि वह तब तक एक्सपेरिमेंट करती रहेगी जब तक कोई
हल न मिल जाए या वह मारी न जाए। अनिच्छा से विल वहाँ से निकलता है और नीना फिर से काम में लग जाती है। वह एक और बुलेट बनाती है लेकिन वो भी फेल हो जाती है। वह इतनी तन्मयता से काम कर रही होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका डिटेक्शन डिवाइस खतरे का संकेत दे रहा है। तभी एक तेज आवाज उसे चौंकाती है और उसे एक केमिकल कॉम्बिनेशन याद आता है जिसे उसने अब तक नहीं आजमाया था। वह तेजी से नया मिश्रण बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जब विल ट्रक चला रहा होता है तो अचानक एक टायर फट जाता है जिससे ट्रक पलट जाता है। हादसे में वह बेहोश हो जाता है लेकिन एक रीपर की आवाज उसे होश में ले आती है। वह जल्दी से विंडशील्ड तोड़कर बाहर निकलता है और चढ़ाई की तरफ दौड़ने लगता है लेकिन उसका घायल शरीर जवाब देने लगता है। जैसे ही वह सेफ्टी लाइन के पास पहुंचता है तभी एक और रीपर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके पास अब कोई बुलेट नहीं बची होती। वह हार मानने ही वाला होता है कि अचानक नीना वहां पहुंच जाती है और अपने नए बुलेट्स से हमला करती है। बुलेट्स फटती हैं और उनमें से निकली इलेक्ट्रिक लहरें रीपर्स को जला देती हैं, जिससे साबित होता है कि नीना की थ्योरी सही थी। वह तेजी से दोनों रीपर्स को खत्म कर देती है। जब वह एक रीपर के शरीर का हिस्सा काटती है तो उसके अंदर के मैकेनिकल पुर्जों से यह साफ हो जाता है कि ये जीव असल में इंसानों को मारने के लिए बनाए गए एडवांस रोबोट हैं। विल जब उससे पूछता है कि इन्हें किसने बनाया होगा तो नीना कहती है कि शायद एलियंस ने, लेकिन असली मकसद किसी को नहीं पता होता है। इसके बाद जब विल और हंटर मिलते हैं तो वह पल बेहद भावुक होता है। नीना अपनी खोज की सफलता से संतुष्ट महसूस करती है और अपने वादे के मुताबिक पायरेट फ्लैग लहराती है जिससे सभी को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। अब बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और बड़ी मात्रा में स्पेशल बुलेट्स बनाने लगते हैं। विल अब पूरी उम्मीद से रेडियो ऑन करता है ताकि वे बाकी सर्वाइवर्स तक अपना संदेश पहुंचा सकें और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार कर सकें। वहीं नीना रीपर्स के शरीरों का गहराई से विश्लेषण करती रहती है और जब सब लोग पूरी तरह से हथियारबंद हो जाते हैं तो वे जंगलों में रीपर्स का शिकार करने निकलते हैं ताकि अपनी धरती वापस ली जा सके। फिर जगह जगह रीपर्स के मरने के धमाकों को दिखाया जाता है। एक साफ रात में जब विल और नीना टेलीस्कोप से आसमान देखते हैं तो उन्हें 3 रहस्यमयी रोशनी धरती की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो निश्चित तौर पर एलियन शिप ही थे जो धरती के वातावरण की ओर बढ़ रहे थे। और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।